नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में मैमोग्राफी टॉपिक स्टार्ट किया था। उसकी डेफिनेशन, एनाटॉमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैमोग्राफी के कंपोनेंट्स और एडवांटेज के बारे में कि मैमोग्राफी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैमोग्राफी, तो सबसे पहले है जनरेटर, मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब, कैथोड, हील इफेक्ट क्या होता है, टारगेट एंड फिल्टर कॉम्बिनेशन काई का बना हुआ होता है टारगेट, फोकल स्पोर्ट कितना रखना चाहिए इसमें, ग्रिड रेशियो क्या होता है, ग्रिड क्या होती है, कंप्रेशन पैडल क्या यूज़ आता है, और ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में और साथ में एडवांटेज पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं जनरेटर से। In mammography, high frequency generator is used with 5 to 10 किलोहर्ट्ज frequency। मैमोग्राफी के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर का यूज़ लिया जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 5 से 10 किलोहर्ट्ज होती है। इट्स वर्क ऑन ए सिंगल फेज एंड प्रोवाइड्स रेक्टिफाइड। ये किस पे वर्क करता है जनरेटर? सिंगल फेज पे वर्क करता है और इसका काम क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। स्मूथ वोल्टेज सप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, और स्मूथ वोल्टेज सप्लाई करता है एक्सरे ट्यूब को जिससे एक्सरे प्रोड्यूस हो सके। दे आर स्मॉलर इन साइज विद गुड रिप्रोडक्टिबिलिटी। इसकी साइज़ जो होती है जनरेटर की वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और रिप्रोडक्टिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये कैपेबल होता है ट्यूब करंट 600 mAs प्रोवाइड करने के लिए। जो यूज़फुल एनर्जी रेंज होती है मैमोग्राफी के लिए वो कितनी होती है? 17 से 24 keV होती है। अब हम बात करते हैं मैमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब की, कि मैमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। तो मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ही प्रोड्यूस करती है। लो केवीपी पे वर्क करती है वो, कितनी? 20 से 40 केवीपी पे। बिकॉज इट मिनिमाइज द कॉम्पटन स्कैटरिंग, जिससे कॉम्पटन स्कैटरिंग को कम कर सके और मैक्सिमाइज कर सके किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैक्सिमाइज कर सके, इसलिए लो केवीपी पे वर्क करती है। अब बात करते हैं टारगेट मटेरियल की। ये मैमोग्राफी के जो टारगेट मटेरियल है काई से बने हुए होते हैं। तो हम देखते हैं 3 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले तो जो मैमोग्राफी आई थी तब टारगेट मटेरियल टंगस्टन का बनाया गया था। फिर अब जो रिसेंटली अगर देखा जाए तो मॉलिब्डेनियम और रोडियम का टारगेट मटेरियल यूज़ करते हैं। अब टंगस्टन का क्यों हटा दिया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो टंगस्टन क्या था? टंगस्टन टारगेट की वजह से एक तो ब्रह्मस्टलंग एक्सरे प्रोड्यूस होती थी और वो मैमोग्राफी के लिए यूज़फुल है ही नहीं। दूसरी, एल शेल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस करता था। अब जो एल शेल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे थी उसकी एनर्जी रेंज थी 12 keV, और 12 keV भी बिलो द एनर्जी रेंज थी जो मैमोग्राफी में ज़रूरत होती है। मैमोग्राफी की एनर्जी रेंज कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 17 से 24 keV, अभी हमने देखा था। तो दोनों ही प्रॉब्लम थी, इसलिए टंगस्टन को हटाना पड़ा, इसको रिप्लेस कर दिया गया। और इसको रिप्लेस कौन करता है? मॉलिब्डेनियम टारगेट या फिर रोडियम टारगेट। तो हम बात करते हैं मॉलिब्डेनियम टारगेट की। तो ये देखो, ये है मैमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब। इसमें जो ये एनोड बना हुआ होता है वो काई का बना होता है? मॉलिब्डेनियम का बना हुआ होता है। और ये कैथोड है, मॉलिब्डेनियम फिल्टर है, ये एंगल है, ये बैरियम की विंडो है। तो ये है एक्सरे ट्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? मॉलिब्डेनियम टारगेट की। मॉलिब्डेनियम टारगेट क्या करता है? तो मॉलिब्डेनियम टारगेट इज यूज्ड विथ 0.03 mm मॉलिब्डेनियम या फिर रोडियम फिल्टर के साथ एंड प्रोड्यूस की शेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो मॉलिब्डेनियम टारगेट में हम 0.03 mm का मॉलिब्डेनियम या फिर रोडियम फिल्टर का यूज़ लेते थे। वो क्या करते थे? के शेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस करते थे और जिस एनर्जी रेंज चाहिए होती है मैमोग्राफी में उसी एनर्जी रेंज का प्रोड्यूस करते थे। तो दिस एनर्जी रेंज इज़ मोर सूटेबल फॉर मैमोग्राफी। उसकी एनर्जी रेंज क्या थी? सूटेबल थी मैमोग्राफी के लिए, इसलिए मॉलिब्डेनियम टारगेट का यूज़ लेने लग गए और टंगस्टन को रिप्लेस कर दिया। रोडियम टारगेट फिल्टर विथ रोडियम फिल्टर इज 0.025 mm गिव्स सिमिलर स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिब्डेनियम। जब रोडियम टारगेट का यूज़ लेने लगे रोडियम फिल्टर के साथ, तब
वो भी सिमिलर किसके से वर्क कर रहा था, मॉलिब्डेनम टारगेट की जैसे ही स्पेक्ट्रम दे रहा था। उसमें भी के शेल की एक्सरे ही निकल रही थी और एनर्जी रेंज कितनी थी, 20.2 से 22.8 केईवी, वो भी मैमोग्राफी की एनर्जी रेंज के लिए सूटेबल थी। तो रॉन्डियम टारगेट का भी यूज़ ले सकते हैं। Molybdenum and rhodium characteristics X-ray arise from K-shell and the energy range is effective for the breast imaging। अब मॉलिब्डेनियम और रॉडियम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो है के शेल से जो निकली है वो इफेक्टिव थी, मतलब सूटेबल थी किसके लिए, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए। तो मॉलिब्डेनियम और रॉडियम टारगेट का यूज़ लेने लग गए। अब हम बात करते हैं मॉलिब्डेनियम और रॉडियम टारगेट में से भी कौन सा बेस्ट है। तो जो मॉलिब्डेनियम टारगेट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 42 और रॉडियम टारगेट का एटॉमिक नंबर होता है 45। तो इससे जो ब्रह्मस्टलंग निकलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू किसके, मॉलिब्डेनियम टारगेट के कंपैरिजन में। वैसे यूज़ दोनों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके एटॉमिक नंबर में भी, लेकिन 45 एटॉमिक नंबर की वजह से इसमें ब्रह्मस्टलंग थोड़ी सी ज़्यादा निकलती है किसके कंपैरिजन में, मॉलिब्डेनियम के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा निकलती है ब्रह्मस्टलंग। और ब्रह्मस्टलंग थी जो यूज़फुल नहीं थी मैमोग्राफी के लिए, वो सिर्फ पेशेंट की डोज बढ़ाती है। इसलिए मॉलिब्डेनियम विथ मॉलिब्डेनियम टारगेट ज़्यादा सूटेबल होता है कंपैरिजन टू किसके, रॉडियम विथ रॉडियम टारगेट के कंपैरिजन में। बाकी यूज़ दोनों लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैथोड की, कि कैथोड में फोकल स्पोर्ट साइज कितनी होती है, ट्यूब एंगल कितना दिया हुआ होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। द मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब इज कॉन्फ़िगरेटेड विद डुअल फिलामेंट in the focusing cup to produce 0.4 and 0.1 mm फोकल स्पोर्ट साइज। जो मैमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब है उसमें डुअल फिलामेंट्स का यूज लिया जाता है और वो भी 0.4 और 0.1 mm के फोकल स्पोर्ट साइज के साथ। मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब हैव रोटेटिंग एनोड। मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के अंदर रोटेटिंग एनोड का यूज लिया जाता है और एनोड एंगल कितना होता है, 0 डिग्री टू 16 डिग्री तक रखते हैं। और ट्यूब कितनी टिल्ट हो सकती है, 6 डिग्री से 24 डिग्री तक ट्यूब टिल्ट हो सकती है। सोर्स से इमेज रिसेप्टर की अगर डिस्टेंस देखें तो वो कितनी होनी चाहिए, 60 से 65 होनी चाहिए। सोर्स कौन, एक्सरे ट्यूब, और इमेज रिसेप्टर कौन, कैसेट। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव एनोड एंगल की। द एक्चुअल एनोड एंगल प्लस द फिजिकल ट्यूब टिल्ट इट इज़ एट लीस्ट 22 to 24 डिग्री फॉर कवरेज 24 to 30 सेंटीमीटर फील्ड एरिया। अगर हम 22 से 24 डिग्री तक इसको टिल्ट करते हैं एनोड एंगल को, तो 24 से 30 सेंटीमीटर तक का फील्ड एरिया वो कवर इजीली कर लेता है। तो ये इफेक्टिव एनोड एंगल होता है। जैसा कि डायग्रामेटिक देख सकते हैं हम कि 0 एनोड एंगल है, उसमें ट्यूब कितनी टिल्ट कर रखी है, 24 डिग्री ट्यूब टिल्ट कर रखी है। और 16 डिग्री एनोड एंगल है तो ट्यूब कितनी टिल्ट कर रखी है, 6 डिग्री ट्यूब टिल्ट कर रखी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था 0 डिग्री और 16 डिग्री था और ट्यूब टिल्ट कितनी थी, 6 डिग्री और 24 डिग्री। तो ये देख सकते हो आप, ट्यूब टिल्ट कितनी हो रही है, 24 डिग्री, यहाँ पे 6 डिग्री, और एनोड एंगल कितना है, 16 डिग्री और 0 डिग्री। थिन बैरियम विंडो और बोरोसिलिकेट ग्लास विंडो इज़ यूज टू रिड्यूस द इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बैरियम विंडो और बोरोसिलिकेट ग्लास विंडो का यूज़ लिया जाता है सिंस इट्स ऑफर लो एटेन्यूएशन। बैरियम विंडो जो होता है उसका एटॉमिक नंबर काफ़ी कम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसलिए वो लोअर एब्जॉर्प्शन करती है लेस देन 5 kVp एक्सरे को। और 1 mm बैरियम इक्वलेंट होता है किसके, 0.1 mm एल्यूमिनियम मटेरियल के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं हील इफेक्ट की। हील इफेक्ट क्या होता है, हील इफेक्ट कॉज द एक्सरे इंटेंसिटी इज ऑलवेज हायर एट द कैथोड साइड। हील इफेक्ट क्या कॉज करता है कि एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किसकी तरफ, कैथोड साइड की तरफ। किसके कंपैरिजन में, एनोड साइड के कंपैरिजन में। द शेप ऑफ द ब्रेस्ट रिक्वायर हायर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन नियर द चेस्ट वॉल। जो ब्रेस्ट की शेप के हिसाब से अगर देखें तो हायर इंटेंसिटी किस जगह रिक्वायरमेंट होगी, चेस्ट की साइड। क्यों, वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू निप्पल के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी। तो द शेप ऑफ द ब्रेस्ट रिक्वायर हायर इंटेंसिटी रेडिएशन नियर द चेस्ट वॉल टू क्रिएट यूनिफॉर्म एक्सपोजर। यूनिफॉर्म एक्सपोजर अगर हमको क्रिएट करना है तो चेस्ट की तरफ हमको ज़्यादा इंटेंसिटी देनी पड़ेगी निप्पल्स के कंपैरिजन में। टू अचीव दिस द कैथोड इज पोजिशन टूवर्ड्स द चेस्ट वॉल।
इस चीज़ को अचीव करने के लिए अब हमने देखा था कि ये क्या था, हील इफेक्ट एक प्रॉब्लम थी कि एक्स रे इंटेंसिटी ज़्यादा थी कैथोड की साइड। लेकिन अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैथोड को अब किस तरफ लगा रहे हैं, चेस्ट वॉल की तरफ लगा रहे हैं, और एनोड को निप्पल्स की तरफ, जिससे यूनिफॉर्म एक्सपोजर दे सके। दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नियर द चेस्ट वॉल वेयर द ग्रेटर पेनिट्रेशन इज नीडेड। जहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेशन की जरूरत थी वहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है चेस्ट वॉल की तरफ। ये देख सकते हो आप डायग्रामेटिक कि यहाँ पे कैथोड की साइड क्या है, कैथोड की साइड इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये रिलेटिव इंटेंसिटी है 120 तक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। अब इधर की तरफ तो क्या करेंगे, हम चेस्ट को इस तरफ रखेंगे और एनोड की तरफ निप्पल्स को रखेंगे। अब टारगेट और फिल्टर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि टारगेट काई से बना हुआ होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और फिल्टर कौन कौन सी यूज होते हैं। टारगेट तो हम देख लिए, टंगस्टन, मॉलिब्डेनियम और रॉन्डियम। अब फिल्टर्स का भी डिस्कस करेंगे। तो फिल्टर आर यूज टू रिमूव द अनवांटेड हाई एनर्जी ब्रह्मस्टरलंग एक्सरे। हमने देखा था ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ही यूज़ हो रही थी मैमोग्राफी में, तो जो हाई एनर्जी के ब्रह्मस्टरलंग एक्सरे है उसको रिमूव करने के लिए फ़िल्टर का यूज़ लिया जाता है। जो फिल्टर होता है मैमोग्राफी का वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, के एज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अभी के एज क्या होता है कि जो के शैल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती है उसी को सिर्फ लेगा, उसके अलावा जो भी ब्रह्मस्टरलंग एक्सरे होगी लो एनर्जी और हाई एनर्जी की उसको रिमूव कर देगा। तो इसलिए के एज प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। and attenuated the radiation above the K-age energy of specific filter material either molybdenum और rhodium। तो के एज एनर्जी की जो स्पेसिफिक फिल्टर का यूज़ लिया जाता है वो काय के बने हुए होते हैं, मोलिब्डेनियम या फिर रॉन्डियम के। तो मोलिब्डेनियम टारगेट का अगर यूज़ ले रहे हैं तो उसमें 0.03 mm मोलिब्डेनियम फिल्टर का यूज़ लिया जाता है, और रॉन्डियम टारगेट का यूज़ ले रहे हैं तो 0.025 mm रॉन्डियम फिल्टर का यूज़ लिया जाता है। मॉलिब्डेनियम टारगेट कहाँ यूज़ लेते हैं वो बात करते हैं हम। मॉलिब्डेनियम टारगेट विथ मॉलिब्डेनियम फिल्टर के साथ यूज़ ले रहे हैं तो वो अप्रोप्रिएट होता है किस जगह, जहाँ पे ब्रेस्ट की साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस होगी, ब्रेस्ट की साइज़ ज़्यादा होगी, तो मॉलिब्डेनियम टारगेट विथ रॉन्डियम फिल्टर या फिर रॉडियम टारगेट विथ रॉडियम फिल्टर के साथ अप्रोप्रिएट होता है। तो अगर थिकनेस क्या है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मॉलिब्डेनियम टारगेट विथ रॉडियम फिल्टर के साथ यूज़ लो, या फिर रॉडियम टारगेट विथ रॉडियम फिल्टर के साथ यूज़ लो। और मॉलिब्डेनियम टारगेट विथ मॉलिब्डेनियम फिल्टर के साथ यूज़ ले रहे हो तो उसकी ब्रेस्ट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो वो डिपेंड किस पे करता है, ब्रेस्ट की साइज पे। अब हम बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड एंड एयर गैप टेक्निक आर यूज्ड इन मैमोग्राफी टू रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन। ग्रिड और एयर गैप टेक्निक्स का यूज़ होता है मैमोग्राफी के अंदर स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए। या तो ग्रिड का यूज़ लेंगे या फिर एयर गैप टेक्निक का यूज़ लेते हैं। ऐसे एयर गैप टेक्निक ज़्यादा प्रीफर करते हैं मैमोग्राफी के अंदर। ग्रिड इज़ प्लेस्ड बिटवीन द ब्रेस्ट एंड कैसेट। ग्रिड किधर लगती है, ब्रेस्ट और कैसेट के बीच में लगाते हैं। अगर पैरेलल लीनियर ग्रिड का यूज़ ले रहे हैं तो उसका जो ग्रिड रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4:1 और या फिर 5:1 यूज़ लेते हैं। ज़्यादातर कॉमनली यही यूज़ लिया जाता है। और अगर मूविंग ग्रिड का यूज़ ले रहे हैं तो उसकी जो लाइन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 लाइन्स पर सेंटीमीटर यूज़ लेते हैं। और एक यूनिक ग्रिड है जो डेवलप हुई है सिर्फ मैमोग्राफी के लिए, वो कौन है, हाई ट्रांसमिशन सेलुलर ग्रिड। वो क्या करती है, वो रिड्यूस कर देती है स्कैटर रेडिएशन को 2 डायरेक्शन के अंदर। एचटीसी ग्रिड हैज़ ए कॉपर हैज़ ए ग्रिड स्ट्रिप। जो उसकी ग्रिड स्ट्रिप होती है वो काय की बनी हुई होती है, कॉपर की बनी हुई होती है, और उनमें जो बीच में जो गैप होता है, इंटर स्पेस होता है, उसके बीच में क्या होता है, एयर होती है। और फिजिकल डायमेंशनल ग्रिड रेशियो उसका कितना होता है, 3.8 से 1 रेशियो होता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन पैडल की कि कंप्रेशन पैडल क्या करता है। ब्रेस्ट कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल मैमोग्राफी एग्जामिनेशन टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ इमेज। ब्रेस्ट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर मैमोग्राफी में, क्यों, गुड क्वालिटी की इमेज लेने के लिए। कंप्रेशन ऑल्सो एंश्योर दैट टिश्यू नियर द चेस्ट wall is not underexposed and tissue near the nipple is not overexposed।
अब हम जानते हैं कि ब्रेस्ट की जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है, चेस्ट की तरफ ज़्यादा होती है थिकनेस और निप्पल्स की तरफ कम होती है। तो उसको अगर देखा जाए तो निप्पल्स की तरफ ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो सकता है और चेस्ट की तरफ अंडर एक्सपोज भी रह सकते हैं काफ़ी सारे टिश्यू। तो उसको इक्वल करने के लिए कंप्रेशन पैडल का यूज़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो इमोबिलाइज द ब्रेस्ट, इससे ब्रेस्ट भी इमोबिलाइज होगा, मतलब मूव नहीं कर पाएगा। मिनिमम मोशन रिलेटेड ब्लर, तो अब क्या होगा, मोशन को मिनिमाइज कर दिया जिससे ब्लरनेस नहीं होगी किसके अंदर, इमेज में। इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इससे। यह है कंप्रेशन पैडल। तो कंप्रेशन पैडल क्या क्या करेंगे, ये ब्रेस्ट रखी अपन ने, टेबल पे रखने के बाद कंप्रेशन पैडल से इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने की वजह से क्या हुआ, जो ये ब्रेस्ट की जो साइज़ है आगे की तरफ तो यहाँ पे थोड़ी कम है इसकी थिकनेस और इधर ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या हुआ, ये वाला तो ओवर एक्सपोज हो जाता था और ये अंडर एक्सपोज रह जाता था। इन कंप्रेशन पैडल से क्या होता है, ये पूरा इक्वली स्ट्रेच हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, कोई ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज नहीं हो पाएगा और इमेज भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल एईसी की। फोटो टाइमर को ही एईसी डिवाइस भी कहते हैं। एईसी सिस्टम एम्प्लॉयज फोटो टाइमर टू मेजर द एक्सरे इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। एईसी सिस्टम का क्या काम होता है, ये मेजर करता है एक्सरे की इंटेंसिटी और क्वालिटी, कि एक्सरे की इंटेंसिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है, वो सब मेजर करने का काम किसका होता है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर का होता है। इसको ये लगाते किधर है, ये कैसेट के पीछे की तरफ लगता है, बिहाइंड द कैसेट, आप डायग्राम में देख सकते हो इस जगह लग रहा है, ये ऑटोमेटिक कैसेट के जस्ट पीछे की तरफ लगता है ये। 2 टाइप के एईसी डिवाइस अवेलेबल है, आयनाइजेशन चैम्बर टाइप और सॉलिड स्टेट डायोड टाइप एईसी डिवाइस अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेज, कि मैमोग्राफी के क्या क्या एडवांटेज है। इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट एंड इमेज क्वालिटी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और इमेज क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है मैमोग्राफी से। प्रोवाइड इमोबिलाइजेशन ऑफ द पार्ट ड्यूरिंग द एक्सपोजर, एक्सपोजर के टाइम पे जो इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है मैमोग्राफी। अगर देखा जाए तो कंप्रेशन पैडल ने क्या किया था, उसको ब्रेस्ट को इमोबिलाइज कर दिया था जिससे ब्लरनेस ना हो इमेज में, तो ये भी एक तरीके का एडवांटेज है मैमोग्राफी का। रिड्यूस ब्लरिंग फ्रॉम द पेशेंट मोशन, तो अब इमोबिलाइज हो गया तो पेशेंट मोशन के कारण क्या होगा, ब्लरिंग वगैरह जो इमेज हो जाती थी वो भी नहीं होगी। रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस कर दिए, वो ग्रिड वगैरह से कर दिया था अपन ने, या फिर एयर गैप टेक्निक से कर सकते हैं। डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की थिकनेस क्या होती है, चेस्ट की तरफ ज़्यादा होती है, तो कंप्रेशन पैडल ने उसको प्रेस करके थिकनेस भी कम कर दी थी। रिड्यूस टिश्यू ओवरलैप एंड इम्प्रूव रिजोल्यूशन, टिश्यू ओवरलैप जो हो जाते थे वो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको स्ट्रेच कर दिया ब्रेस्ट को, और रिजोल्यूशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर जो वुमेन मर जाती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मैमोग्राफी के थ्रू पता लगा लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, तो वो चीज़ें भी काफ़ी कम हुई है। तो ये सब एडवांटेज है किसके, मैमोग्राफी के। तो आज का वीडियो इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियोज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।